नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं भारत की एक बहुत ही पुरानी और खूबसूरत कला मधुबनी पेंटिंग की। इसकी कहानी सिर्फ कला की नहीं बल्कि बदलाव और हिम्मत की भी एक शानदार मिसाल है। तो आइए इस कहानी में जरा और गहराई से उतरते हैं। ये कला ना सिर्फ रंगों और लकीरों का खेल नहीं है। ये एक ऐसी विरासत है जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती है। मतलब माँ अपनी बेटी को सिखाती है और दादी अपनी पोती को। इसकी जड़ें बहुत बहुत गहरी हैं। तो हमारा ये सफ़र शुरू होता है बिहार के गांवों से। जानते हैं ये कला कहाँ जन्मी? किसी कागज़ या कैनवास पर नहीं, बल्कि घरों की कच्ची मिट्टी की दीवारों पर। तो सवाल उठता है कि मधुबनी कला आखिर है क्या? देखिए, ये चित्रकला की एक ऐसी शैली है जिसमें ज्यामितीय पैटर्न्स यानी ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स का बहुत इस्तेमाल होता है और पारंपरिक तौर पर इसे खास मौक़ों के लिए बनाया जाता था, जैसे कोई त्योहार हो गया, दिवाली या होली, या फिर घर में कोई शादी ब्याह हो। सोचिए ज़रा, इस कला का कैनवस ही घर की दीवारें हुआ करती थीं। ये लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी का एक हिस्सा थीं। पर इसमें एक बात थी, चूंकि ये मिट्टी की दीवारों पर बनती थीं, तो ये पेंटिंग्स बहुत लंबे समय तक टिक नहीं पाती थीं। वक्त के साथ वो धुंधली पड़ जाती थीं। अच्छा, तो इन पेंटिंग्स के लिए रंग कहाँ से आते होंगे? कमाल की बात यह है कि कलाकार रंग खरीदने के लिए बाजार नहीं जाते थे। वो सीधे प्रकृति से ही रंग लाते थे, अपने आसपास की दुनिया से। जरा सोच कर देखिए, हर एक रंग सीधा कुदरत की देन था। जैसे लाल रंग चाहिए तो लताओं के पत्तों को निचोड़ लिया। नारंगी रंग के लिए हरसिंगार के फूल इस्तेमाल होते थे और नीले रंग के लिए अपराजिता के फूल। यहां तक कि भूरे और काले रंग भी पीपल के पेड़ की छाल और बबूल के गोंद को मिलाकर बना लिए जाते थे। देखिए, ये एक हाथ से लिखा हुआ नोट है। इसमें बताया गया है कि कौन सा रंग किस प्राकृतिक चीज से बनता था। ये एक तरह से इस बात का सबूत है कि ये कला अपनी जड़ों से कितनी जुड़ी हुई थी। और ब्रश का क्या? उस जमाने में कोई मॉडर्न ब्रश तो होते नहीं थे। तो कलाकार क्या करते थे? वो बांस की पतली डंडियों को चाकू से छीलकर आगे से एकदम नुकीला बना लेते थे, निब की तरह, और बस उसी से पूरी पेंटिंग कर देते थे। ये दिखाता है कि वो कितने सरल और जुगाड़ू थे। और अब कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। ये कला जो मिट्टी की दीवारों तक सीमित थी, वो वहां से निकलकर कागज, कपड़े और कैनवस पर आ गई। एक स्थानीय परंपरा से एक कमर्शियल आर्ट बन गई। जरा इस बदलाव को देखिए। एक तरफ थी मिट्टी की दीवारें और कुदरती रंग, और दूसरी तरफ आ गए कागज, कैनवस और बाजार में मिलने वाले पोस्टर कलर्स। अब इन नई चीजों से हुआ ये कि कला ज्यादा चमकदार और टिकाऊ हो गई, जो इसे बाजार में बेचने के लिए बिल्कुल परफेक्ट था। ये जो बड़ा बदलाव था ना, ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं है। ये सब लगभग 30 साल पहले ही शुरू हुआ, जब कुछ गैर सरकारी संगठनों यानी एनजीओज ने इस कला को आगे बढ़ाने में एक बहुत जरूरी भूमिका निभाई। लेकिन इस पूरी कहानी का जो सबसे खूबसूरत पहलू है, वो है इसका सामाजिक और आर्थिक असर। क्योंकि ये कला पारंपरिक रूप से महिलाएं ही करती आई थीं, इसने उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई। तो इन एनजीओज ने असल में किया क्या? उन्होंने इन महिला कलाकारों के लिए 3 से 6 महीने के ट्रेनिंग कोर्स करवाए। उन्हें नए जमाने के रंग, ब्रश और कैनवास दिए, और सबसे जरूरी बात, उनकी बनाई पेंटिंग्स को बाजार में बेचने में उनकी मदद की। इससे हुआ ये कि इन परिवारों को एक अतिरिक्त आमदनी का जरिया मिल गया। और ये नोट्स इस बात का सबूत हैं कि कैसे इन संस्थाओं ने कलाकारों को सामान मुहैया कराया और उनकी कला को बाजार तक पहुंचाने में मदद की। सबसे बड़ी बात यह हुई कि इस कला को एक प्रोफेशनल पहचान मिल गई। इस कला ने इन महिला कलाकारों को सिर्फ पैसा ही नहीं दिया, बल्कि पहचान और सम्मान भी दिलाया। महासुंदरी देवी और दुलारी देवी जैसी कलाकारों को भारत के सबसे बड़े सम्मानों में से एक पद्मश्री से नवाजा गया है। अब ये वाकई एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो एक कहानी जो एक छोटे से गांव की दीवार से शुरू हुई थी, वो पूरी दुनिया तक पहुंच कैसे गई? चलिए इस दिलचस्प सफर पर भी एक नजर डालते हैं। तो देखिए, ये सफर शुरू हुआ बिहार के गांवों से। फिर धीरे धीरे इन कलाकारों को दिल्ली जैसे बड़े शहरों के मेलों और प्रदर्शनियों में बुलाया जाने लगा। फिर विदेशी पर्यटक गांवों में आने लगे और इस कला को पसंद करने लगे। और देखते ही देखते दुर्गा देवी जैसी कलाकार अपनी कला को लेकर विदेश जाने लगीं। और आज तो जापान में एक म्यूजियम है जो पूरी तरह से मधुबनी पेंटिंग को ही समर्पित है। अच्छा, इस कला को दुनिया भर में इतना पसंद क्यों किया जाता है? इसका एक कारण इसके खूबसूरत और अर्थपूर्ण डिजाइन्स भी हैं।
जैसे मछली को गुड लक का प्रतीक माना जाता है, कछुए को स्थिरता का, और मोर, तोते, शादी ब्याह और त्योहारों के जो दृश्य होते हैं वो इस कला में जान डाल देते हैं। तो अंत में एक सवाल मन में आता है, जब कोई पारंपरिक कला जो अपनी जड़ों से, अपनी संस्कृति से इतनी जुड़ी हो, जब वो आज की मॉडर्न और कमर्शियल दुनिया से टकराती है, तो क्या होता है? मधुबनी की कहानी इसका एक बहुत ही खूबसूरत जवाब देती है। यहाँ परंपरा और आधुनिकता ने मिलकर कला को भी और कलाकारों को भी, दोनों को एक नई उड़ान दी है।